नमस्कार। आज समाजशास्त्र के एक बहुत ही उलझे हुए और ज़रूरी विषय पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। विषय है अपराध और विचलन, यानी क्राइम एंड डेवियंस। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं हरलम्बोस और होलबोर्न की मशहूर किताब के 6 अध्याय को। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम इसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अक्सर जब हम अपराध या क्राइम सुनते हैं तो दिमाग में सीधे सीधे कानून तोड़ना आता है, चोरी, डकैती, मर्डर। लेकिन समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इसे बहुत बड़े दायरे में देखता है। विचलन या डेवियंस शब्द का इस्तेमाल होता है जो सिर्फ कानून तोड़ने तक सीमित नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये विचलन या डेवियंस आखिर है क्या। क्या मतलब है इसका समाजशास्त्र में? देखिए, हैरलम्बोस और होलबोर्न समझाते हैं कि विचलन का सीधा सा मतलब है सामाजिक मानदंडों, नियमों और अपेक्षाओं से अलग हटना। मतलब जो समाज में नॉर्मल माना जाता है उससे कुछ अलग करना। अब ये अलग हटना, ये डिविएशन, जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा ही हो। ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी, और कभी-कभी ऐसा भी जिसे समाज बस अजीब मानकर नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। सकारात्मक विचलन कैसे, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, जैसे किताब में उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोई सैनिक है जिसने जंग में असाधारण वीरता दिखाई। वो आम सैनिकों के व्यवहार से विचलित हुआ, मतलब अलग हटा, लेकिन सकारात्मक तरीके से उसे सम्मानित किया जाएगा। या कोई वैज्ञानिक है जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देकर कोई बड़ी खोज करता है। वो भी तो स्थापित नियमों से विचलित हो रहा है, पर समाज के भले के लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। और वो जो नजरअंदाज करने वाला विचलन है वो भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आदतें थोड़ी अजीब हैं। मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा बिल्लियां पालने का शौक है, ये कोई बहुत ही अनोखे कपड़े पहनता है। समाज शायद उसे थोड़ा सनकी या अजीब कहेगा, पर आमतौर पर उसे कोई सजा नहीं दी जाती, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। ये भी एक तरह का विचलन है। तो विचलन का दायरा काफी बड़ा है, लेकिन फिर समाजशास्त्र ज्यादा ध्यान किस पे देता है? देखिए, समाजशास्त्र इन सभी पर ध्यान देता है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्लेषण उस विचलन का होता है जिसे समाज नकारात्मक मानता है, जिसे बर्दाश्त नहीं करता और जिसके लिए औपचारिक या अनौपचारिक सजा का प्रावधान है। और इसी नकारात्मक विचलन का एक बड़ा हिस्सा है अपराध या क्राइम, जो कानूनी रूप से परिभाषित है और जिसके लिए राज्य द्वारा सजा दी जाती है। तो हमारी चर्चा का फोकस ज्यादातर इसी नकारात्मक विचलन और अपराध पर रहेगा। ठीक है, तो परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब आते हैं सिद्धांतों पर। समाजशास्त्री इसे समझाते कैसे हैं? सबसे पहले फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, प्रकार्यवाद। एमील दुर्खीम का नाम इसमें सबसे पहले आता है और उनकी बात तो सच में चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि अपराध समाज के लिए नॉर्मल है, यहां तक कि जरूरी भी। ये कैसे हो सकता है? अपराध जरूरी कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में पहली बार में बहुत विरोधाभासी लगता है ना, लेकिन दुर्खीम का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अपराध समाज का एक सामान्य, अभिन्न अंग है। कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता। उनका मानना था कि अपराध इसलिए जरूरी है, मतलब समाज के लिए फंक्शनल है, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ये समाज के नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करता है। नैतिक सीमाओं को मतलब ये कि जब कोई अपराध होता है और समाज उस पर प्रतिक्रिया देता है, अपराधी को सजा मिलती है, तो समाज के बाकी सदस्यों को ये स्पष्ट संदेश जाता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सही और गलत के बीच की रेखा और पुख्ता हो जाती है। दुर्खीम ने कहा कि सजा का मुख्य काम अपराधी को सुधारना या डराना उतना नहीं है जितना कि समाज की सामूहिक चेतना, या जिसे वो कलेक्टिव सेंटिमेंट्स कहते हैं, उसे बनाए रखना है। सजा देकर समाज अपनी साझा मूल्यों की पुष्टि करता है। अच्छा, मतलब अपराध एक तरह से समाज को याद दिलाता है कि हमारे नियम क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा फंक्शन जो दुर्खीम बताते हैं वो है सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। जब कोई घृणित अपराध होता है तो समाज के लोग एक साथ मिलकर उसकी निंदा करते हैं। इससे उनमें आपसी जुड़ाव और एकता की भावना बढ़ती है। तीसरा, दुर्खीम ये भी कहते हैं कि अपराध सामाजिक बदलाव का जरिया भी बन सकता है। आज जो चीज अपराध या विचलन मानी जाती है, हो सकता है कल वही एक नई नैतिकता का आधार बन जाए। अगर कोई भी नियमों से विचलित ना हो तो समाज बदलेगा कैसे? कुछ विचलन जरूरी है ताकि समाज समय के साथ ढल सके, अडेप्ट कर सके। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। उन्होंने वो संतों के समाज वाला उदाहरण भी दिया था ना। तो क्या वहां अपराध खत्म हो जाएगा? उनका जवाब था नहीं, वहां भी अपराध होगा। बस फर्क ये होगा
कि जो छोटी मोटी गलतियां हम आज नजरअंदाज कर देते हैं उन्हें ही वहां गंभीर अपराध मान लिया जाएगा, क्योंकि पूर्ण सहमति और एक रूपता किसी भी समाज में संभव नहीं है। कहीं ना कहीं तो विचलन होगा ही। हाँ। तो उनके अनुसार अपराध एक सामान्य और स्वस्थ समाज का लक्षण है। हाँ, अपराध की दर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो समाज के लिए हानिकारक, डिसफंक्शनल हो सकता है। वो एक अलग स्थिति है जिसे वो एनोमी से जोड़ते हैं। एनोमी, ये शब्द रॉबर्ट मर्टन ने भी इस्तेमाल किया है अपने स्ट्रेन थियरी में, है ना। दुर्खीम के बाद मर्टन का सिद्धांत आता है जो प्रकार्यवाद से ही जुड़ा है पर थोड़ा अलग है। हाँ, रॉबर्ट मर्टन ने दुर्खीम के एनोमी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उसे अमेरिकी समाज के संदर्भ में लागू करने की कोशिश की। उनकी थ्योरी को स्ट्रेन थ्योरी या तनाव सिद्धांत कहते हैं। मर्टन का कहना था कि समाज में, खासकर अमेरिकी समाज में, कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य, कल्चरल गोल्स होते हैं जिन पर बहुत जोर दिया जाता है, जैसे कि पैसा कमाना, अमीर बनना, अमेरिकन ड्रीम हासिल करना। हाँ, सफलता का मतलब अक्सर आर्थिक सफलता ही माना जाता है। बिल्कुल। तो ये हो गए लक्ष्य। अब समाज इन लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ स्वीकृत तरीके, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स भी बताता है, जैसे मेहनत करो, अच्छी शिक्षा हासिल करो, ईमानदारी से काम करो। समस्या तब पैदा होती है, मर्टन कहते हैं, जब समाज इन लक्ष्यों पर तो बहुत ज्यादा जोर देता है लेकिन सभी लोगों को उन स्वीकृत तरीकों तक बराबर पहुंच नहीं देता। मतलब अवसरों की असमानता होती है। अच्छा, तो लक्ष्य सबके लिए एक जैसे पर रास्ते सबके लिए खुले नहीं हैं। एग्जैक्टली। इसी असंतुलन से समाज में एक तनाव या स्ट्रेन पैदा होता है। लोगों पर सफल होने का दबाव तो है पर उनके पास वैध तरीके नहीं है। इसी स्थिति को मर्टन एनोमी कहते हैं, यानी नियमों का ढीला पड़ जाना या कंफ्यूजन की स्थिति। अब इस तनाव से निपटने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मर्टन ने 5 तरह की प्रतिक्रियाएं बताई। 5 तरीके कौन कौन से? पहला है कन्फॉर्मिटी, यानी अनुरूपता। ज्यादातर लोग यही करते हैं। वो लक्ष्यों को भी मानते हैं और स्वीकृत तरीकों को भी, भले ही उन्हें सफलता ना मिले। दूसरा है इनोवेशन, यानी नवाचार। ये लोग लक्ष्य जैसे पैसा कमाना को तो मानते हैं पर स्वीकृत तरीकों को नकार देते हैं और अवैध तरीके अपनाते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, ड्रग्स बेचना। मर्टन कहते हैं कि ज्यादातर अपराध इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो अपराधी एक तरह से इनोवेटर है मॉर्टन के हिसाब से। हाँ, एक नकारात्मक तरीके से। वो लक्ष्य पाना चाहता है पर वैध रास्ता नहीं अपनाता। तीसरा है रिचुअलिज्म, यानी कर्मकांडवाद। ये लोग लक्ष्यों की उम्मीद छोड़ देते हैं पर नियमों और तरीकों से चिपके रहते हैं, जैसे कोई क्लर्क जो बस रोज ऑफिस आता जाता है बिना किसी तरक्की की उम्मीद के। जी। चौथा है रिट्रीटिज्म, यानी पलायनवाद। ये लोग लक्ष्यों को भी नकार देते हैं और तरीकों को भी। वो समाज से एक तरह से पीछे हट जाते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स या कुछ मानसिक रोगी। जी। और पांचवा है रिबेलियन, यानी विद्रोह। ये लोग मौजूदा लक्ष्यों और तरीकों दोनों को नकारते हैं और उनकी जगह नए लक्ष्य और तरीके लाना चाहते हैं, जैसे क्रांतिकारी या आतंकवादी समूह। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत विश्लेषण है। तो मॉर्टन के हिसाब से अपराध खासकर निचले सामाजिक आर्थिक तबकों में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मर्टन का तर्क है कि उन तबकों पर सफल होने का सांस्कृतिक दबाव तो उतना ही होता है, पर वैध तरीकों जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है। इसलिए उनमें इनोवेशन यानी अवैध तरीके अपनाने का तनाव या स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। हालांकि इस थ्योरी की आलोचना भी हुई है, जैसे कि ये सिर्फ आर्थिक अपराधों पर ज्यादा ध्यान देती है और गैर आर्थिक अपराधों जैसे हिंसा को ठीक से नहीं समझाती। और ये भी कि क्या वाकई निचले तबके में ही ज्यादा अपराध होता है या बस पकड़ा ज्यादा जाता है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। और यहीं से शायद बात आती है अपराध के आंकड़ों की और सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम की, जिस पर मर्टन की थ्योरी शायद उतनी फिट नहीं बैठती। बिल्कुल। मर्टन की थ्योरी मुख्य रूप से स्ट्रीट क्राइम या पारंपरिक अपराधों को समझाने की कोशिश करती है। सफेद पोश अपराध यानी जो अमीर और शक्तिशाली लोग अपने पेशे के दौरान करते हैं, जैसे गबन, टैक्स चोरी, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस पर यह थ्योरी कम लागू होती है। इसके लिए हमें शायद दूसरे सिद्धांतों की ओर देखना होगा, जैसे कि मार्क्सवादी या इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। हाँ, उस पे आएंगे। लेकिन मर्टन के बाद सब कल्चरल थियोरीज भी आईं जिन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया, जैसे एल्बर्ट कोहेन का काम। हाँ,
एल्बर्ट कोहन ने खासकर वर्किंग क्लास लड़कों में होने वाली डिलिंक्वेंसी, किशोर अपराध पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इन लड़कों को स्कूल में मिडिल क्लास मूल्यों जैसे महत्वाकांक्षा, मेहनत, अच्छे मैनर्स से आंका जाता है, जिनमें वो अक्सर फेल हो जाते हैं। इससे उन्हें स्टेटस फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, मतलब उन्हें अपनी हैसियत कम लगती है। इस फ्रस्ट्रेशन से निपटने के लिए वो स्कूल के मूल्यों को पूरी तरह नकार देते हैं और अपनी एक उल्टी संस्कृति या सब कल्चर बना लेते हैं। उल्टी संस्कृति मतलब वो जानबूझकर वो काम करते हैं जो मिडिल क्लास मूल्यों के खिलाफ हो, जैसे स्कूल में तोड़फोड़ करना, झगड़ा करना, छोटी-मोटी चोरियां करना, सिर्फ मजे के लिए, न कि किसी फायदे के लिए। इसे कोहेन ने नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम कहा, मतलब जिसका कोई सीधा भौतिक लाभ ना हो। ये बस अपनी भड़ास निकालने और अपने ग्रुप में स्टेटस पाने का तरीका है। अच्छा, और क्लोवार्ड और ओहलिन ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी ना, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर के बारे में? हाँ, रिचर्ड क्लॉबर्ट और लॉयड ओहलिन ने मर्टन और कोहेन दोनों के विचारों को मिलाया। उन्होंने कहा कि जैसे वैध अवसरों तक पहुंच में असमानता होती है, वैसे ही अवैध अवसरों तक पहुंच में भी असमानता होती है। मतलब हर कोई सफल अपराधी भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी मौके, स्किल्स और कॉन्टैक्ट्स चाहिए। अरे वाह, अपराधी बनने के लिए भी मौके चाहिए। हाँ, उन्होंने 3 तरह के डिलिंक्वेंट सबकल्चर बताए जो इस पर निर्भर करते हैं कि उस इलाके में अवैध अवसर कैसे उपलब्ध हैं। पहला, क्रिमिनल सबकल्चर। ये उन इलाकों में बनता है जहाँ एक स्थापित, व्यवस्थित, वयस्क अपराध जगत मौजूद होता है। वहाँ युवा लड़के अनुभवी अपराधियों से सीखते हैं और अपराध को एक करियर की तरह अपनाते हैं, खासकर प्रॉपर्टी क्राइम। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट सबकल्चर। ये उन इलाकों में बनता है जहां सामाजिक अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है और व्यवस्थित अपराध के मौके कम होते हैं। यहाँ लड़के गैंग बनाकर अपनी ताकत और इज्जत के लिए लड़ते हैं। हिंसा मुख्य होती है। तीसरा, रिट्रीटिस्ट सबकल्चर। ये उन युवाओं का ग्रुप होता है जो न तो वैध तरीकों से सफल हो पाते हैं, न ही अवैध तरीकों यानी अपराध या गैंग से। ये एक तरह से डबल फेलियर होते हैं। ये फिर ड्रग्स वगैरह में डूबकर समाज से पूरी तरह कट जाते हैं। तो ये सब कल्चरल थ्योरीज बताती हैं कि अपराध सिर्फ व्यक्तिगत तनाव का नतीजा नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रतिक्रिया भी है जो खास सामाजिक परिस्थितियों में उभरती है। बिल्कुल, ये थ्योरीज अपराध को समूह और संस्कृति के संदर्भ में देखती हैं। हालांकि इनकी भी आलोचना होती है कि ये ज्यादातर वर्किंग क्लास लड़कों पर ही फोकस करती हैं और शायद उनके व्यवहार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। अब थोड़ा सा अंडर क्लास और क्राइम के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ये शब्द चार्ल्स मरे जैसे विचारकों से जुड़ा है, खासकर राइट रियलिस्ट विचारधारा में। हाँ, अंडर क्लास का विचार थोड़ा विवादास्पद है। मरे जैसे विचारक तर्क देते हैं कि समाज में एक ऐसा निचला तबका बन गया है जो मुख्यधारा के मूल्यों जैसे मेहनत, परिवार को नहीं मानता। उनके अनुसार इस अंडर क्लास में अपराध दर, बेरोजगारी और सिंगल पेरेंट परिवार बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जानबूझकर काम नहीं करना चाहते, कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं और उनके बच्चों में उचित समाजीकरण नहीं हो पाता, जिससे वो अपराध की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से संस्कृति को दोष दे रहे हैं, ना कि सामाजिक संरचना या अवसरों की कमी को। हाँ, ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी या कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी जैसा तर्क है। इसकी बहुत आलोचना होती है, खासकर लेफ्ट रियलिस्ट और अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा। आलोचक कहते हैं कि ये पीड़ितों को ही दोष देना है। वो तर्क देते हैं कि जिसे अंडर क्लास कहा जा रहा है वो असल में गरीबी, बेरोजगारी, नस्लीय भेदभाव और अवसरों की भारी कमी का शिकार है। उनकी स्थितियां उनकी संस्कृति का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है। तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाम कल्चर की बहस आ जाती है। जी, ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी में लिखते समय दोनों पक्षों को दिखाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। किसी एक पक्ष को सही मान लेना समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए ठीक नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा क्राइम स्टैटिस्टिक्स यानी अपराध के आंकड़ों पर आते हैं। हम सुनते हैं कि अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है। ये पता कैसे चलता है और क्या ये आंकड़े भरोसेमंद होते हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। अपराध के आंकड़े मुख्य रूप से 2 स्रोतों से आते हैं। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, और विक्टिम सर्वेज, जहां लोगों से पूछा जाता है कि क्या वो पिछले 1 साल में किसी अपराध का शिकार हुए हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जो पुलिस रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं, अक्सर अपराध की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। इन्हें डार्क फिगर ऑफ क्राइम कहा जाता है, यानी वो अपराध जो होते तो हैं पर पुलिस तक रिपोर्ट ही नहीं होते या पुलिस उन्हें दर्ज नहीं करती। डार्क फिगर
मतलब अनरिपोर्टेड क्राइम। ऐसा क्यों होता है कि अपराध रिपोर्ट नहीं होते? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पीड़ित को लगे कि अपराध उतना गंभीर नहीं था या पुलिस कुछ नहीं करेगी। हो सकता है उसे डर हो या शर्म महसूस हो रही हो, खासकर यौन अपराधों के मामलों में। कभी-कभी पीड़ित और अपराधी के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझ जाता है और कभी-कभी पुलिस खुद तय करती है कि मामला दर्ज करने लायक है या नहीं। पुलिस की अपनी प्राथमिकताएं और संसाधन भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो ऑफिशियल आंकड़े असल अपराध से काफी कम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए विक्टिम सर्वे ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं अपराध के ट्रेंड्स को समझने के लिए। ये अक्सर ऑफिशियल आंकड़ों से कहीं ज्यादा अपराध दिखाते हैं। हालांकि विक्टिम सर्वे की भी अपनी सीमाएं हैं। लोग भूल सकते हैं या घटना को गलत तरीके से याद रख सकते हैं। कुछ तरह के अपराध जैसे बिना पीड़ित वाले अपराध, विक्टिमलेस क्राइम्स या कॉर्पोरेट क्राइम, इनमें कवर नहीं होते। कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है। आंकड़ों को हमेशा सावधानी से देखना चाहिए। अब एक और चीज, अपराधी कौन होते हैं? क्या आंकड़ों से ये पता चलता है? सेल्फ रिपोर्ट स्टडीज इसमें क्या बताती हैं? ऑफिशियल आंकड़े अक्सर बताते हैं कि अपराधी आमतौर पर युवा, पुरुष, वर्किंग क्लास और कुछ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये आंकड़े बायस्ड हो सकते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि कौन पकड़ा गया, न कि किसने असल में अपराध किया। सेल्फ रिपोर्ट स्टडीज में लोगों से, खासकर युवाओं से, गुमनाम रूप से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी कोई अपराध किया है। इन स्टडीज से अक्सर एक अलग तस्वीर उभरती है। क्या अलग तस्वीर? ये स्टडीज दिखाती हैं कि अपराध करना कहीं ज्यादा आम है जितना ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं। बहुत सारे लोग जो कभी पकड़े नहीं गए, वो भी छोटे मोटे अपराध करते हैं, खासकर युवावस्था में। और ये भी पता चलता है कि अपराध सिर्फ वर्किंग क्लास तक सीमित नहीं है। मिडिल क्लास के लोग भी अपराध करते हैं, हालांकि उनके अपराधों के पकड़े जाने या गंभीर माने जाने की संभावना कम होती है। इससे क्लास और जेंडर बायस का सवाल उठता है पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था में। ये बात सफेद पोश अपराध के मुद्दे को और पुख्ता करती है। एडविन सदरलैंड ने टर्म दिया था ना? हाँ, एडविन सदरलैंड ने 1940 के दशक में व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि अपराध सिर्फ गरीब या वर्किंग क्लास के लोग ही नहीं करते। अमीर, सम्मानित और ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी अपने पेशे या व्यवसाय के दौरान गंभीर अपराध करते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, गबन, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, असुरक्षित उत्पाद बेचना। और इन अपराधों का असर तो शायद स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा होता होगा समाज पर। बिल्कुल, सफेद पोश अपराधों से होने वाला आर्थिक नुकसान अक्सर स्ट्रीट क्राइम से कई गुना ज्यादा होता है। इनसे लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी इन अपराधों को अक्सर कम गंभीरता से लिया जाता है। इन्हें असली अपराध नहीं माना जाता। मीडिया कवरेज भी कम मिलती है। पुलिस और न्याय व्यवस्था भी इनके प्रति उतनी सख्त नहीं होती जितनी स्ट्रीट क्राइम के प्रति। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। पहला, ये अपराध अक्सर छिपे हुए होते हैं, इन्हें पहचानना और साबित करना मुश्किल होता है। दूसरा, अपराधी शक्तिशाली होते हैं, उनके पास अच्छे वकील और संसाधन होते हैं। तीसरा, इन अपराधों में अक्सर कोई सीधा पहचाना जा सकने वाला पीड़ित नहीं होता या नुकसान बहुत फैला हुआ होता है। और चौथा, समाज और मीडिया की नज़र में अपराधी की छवि अक्सर गरीब और हाशिए के लोगों से जुड़ी होती है। तो ये दिखाता है कि अपराध की परिभाषा और उस पर समाज की प्रतिक्रिया कितनी सिलेक्टिव हो सकती है। और यहीं से शायद इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव या लेबलिंग थ्योरी की बात शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। फंक्शनलिस्ट और स्ट्रेन थ्योरीज जहां अपराध के कारणों को सामाजिक संरचना में ढूंढती हैं, वहीं इंटरैक्शनिस्ट या लेबलिंग थ्योरी का फोकस इस बात पर होता है कि कोई कार्य या व्यक्ति विचलित या आपराधिक बनता कैसे है। इनका मानना है कि विचलन कोई वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है जो किसी कार्य में निहित हो, बल्कि ये एक सामाजिक निर्माण है। सामाजिक निर्माण मतलब समाज बनाता है इसे। हाँ, हॉवर्ड बेकर, जो लेबलिंग थ्योरी के प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने कहा था, सामाजिक समूह विचलन का निर्माण करते हैं, नियम बनाकर जिनके उल्लंघन को विचलन माना जाता है, और उन नियमों को विशेष लोगों पर लागू करके जिन्हें बाहरी का लेबल दिया जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, विचलन व्यवहार का गुण नहीं है, बल्कि दूसरों द्वारा उस व्यवहार पर नियम और प्रतिबंध लागू करने का परिणाम है। मतलब
कोई काम अपने आप में डेविएंट नहीं है जब तक समाज उसे डेविएंट का लेबल न लगा दे। ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात है। मतलब अगर समाज किसी चीज को अपराध ना माने तो वो अपराध नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार हाँ। सोचिए, अलग अलग समाजों में और अलग अलग समयों में क्या चीजें अपराध मानी गई हैं। बहुत अंतर मिलेगा। जो आज अपराध है वो कल नहीं था, या जो यहाँ अपराध है वो कहीं और नहीं है। लेबलिंग थ्योरी पूछती है कि ये लेबल कौन लगाता है। आमतौर पर जो सत्ता में होते हैं, पुलिस, जज, डॉक्टर, मीडिया। और किन पर लगाया जाता है? आमतौर पर जो कमजोर या हाशिए पर होते हैं। और इस लेबल का असर क्या होता है उस व्यक्ति पर? एडविन लेमर्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन की बात की थी। हाँ, लेमर्ट ने समझाया कि लेबलिंग प्रक्रिया काम कैसे करती है। प्राइमरी डेविएशन का मतलब है विचलन का पहला कार्य जो शायद बहुत आम हो, ज्यादा गंभीर न हो, और जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मर्टन का स्ट्रेन। हो सकता है व्यक्ति खुद को विचलित न मानता हो, लेकिन अगर समाज, खासकर शक्तिशाली एजेंसियां, इस कार्य पर कड़ी प्रतिक्रिया देती हैं, व्यक्ति को पकड़ती हैं, उसे अपराधी, चोर, नशेड़ी जैसा लेबल लगाती हैं, तो ये चीज बदल सकती है। कैसे? जब व्यक्ति पर ये लेबल लग जाता है तो समाज उसे उसी नज़र से देखने लगता है। लोग उससे अलग व्यवहार करने लगते हैं। उसे नौकरी मिलना, दोस्त बनाना मुश्किल हो सकता है। वो खुद को अलग थलग महसूस कर सकता है। धीरे धीरे ये लेबल उसकी पहचान का मुख्य हिस्सा बन सकता है। वो खुद को वैसा ही मानने लगता है जैसा समाज उसे कहता है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। और फिर वो आगे और विचलन कर सकता है, शायद इसलिए कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, या फिर वो उस लेबल वाली भूमिका को ही अपना लेता है। ये है सेकेंडरी डेविएशन। ये लेबलिंग प्रक्रिया का नतीजा है। बाप रे, तो सामाजिक नियंत्रण की कोशिश ही विचलन को और बढ़ा सकती है। बिल्कुल। लेबलिंग थियोरी यही तर्क देती है कि कई बार सामाजिक प्रतिक्रिया ही समस्या को और गंभीर बना देती है। इसलिए वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ज्यादा संयम बरतने और डीक्रिमिनलाइजेशन, अपराध की श्रेणी से हटाना, या डाइवर्जन, न्याय व्यवस्था से बाहर समाधान ढूंढना जैसे उपायों की वकालत करते हैं। इसकी भी आलोचना होती है कि ये प्राइमरी डेविएशन के कारणों को नजरअंदाज करती है और ये मान लेती है कि लेबल लगने के बाद व्यक्ति निष्क्रिय शिकार बन जाता है। लेकिन इसने अपराध को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। एक और मिलता जुलता नजरिया है फेनोमेनोलॉजी का, जो ये समझने की कोशिश करता है कि लोग खुद अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं। कुल समाजशास्त्री जैसे कि एरन सिसुरेल इस बात पर ध्यान देते हैं कि पुलिस या न्याय व्यवस्था में लोग कैसे तय करते हैं कि कौन संदिग्ध है या कौन अपराधी है। वो कहते हैं कि ये लोग अक्सर पहले से बनी हुई धारणाओं या स्टीरियोटाइप्स के आधार पर काम करते हैं। जैसे कि कोई युवा खास तरह के कपड़े पहने, खास इलाके में घूम रहा हो, तो पुलिस उसे ज्यादा शक की नजर से देख सकती है, भले ही उसने कुछ न किया हो। तो अपराध के आंकड़े असल में अपराध को नहीं, बल्कि इन धारणाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। अपराध एक सामाजिक निर्माण है जिसे बातचीत और व्याख्या के जरिए बनाया जाता है। तो ये थियरीज अपराध की परिभाषा और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पर, खासकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर। इनका क्या कहना है अपराध के बारे में? मार्क्सवादी सिद्धांत समाज को दो मुख्य वर्गों में बटा हुआ देखता है। पूंजीपति वर्ग, बोर्जवाजी, जो उत्पादन के साधनों, फैक्ट्री, जमीन के मालिक हैं, और श्रमिक वर्ग, प्रोलेटेरिएट, जिन्हें अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करना पड़ता है। इनके अनुसार कानून और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष नहीं होते। वो पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। राज्य पूंजीपति वर्ग का ही एक उपकरण है। तो कानून अमीरों के लिए है। हाँ, पारंपरिक मार्क्सवाद यही कहता है। वो तर्क देते हैं कि जो चीजें पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खतरा है, जैसे संपत्ति का अधिकार छीनना यानी चोरी या डकैती, उन्हें गंभीर अपराध माना जाता है। जबकि जो नुकसान पूंजीपति वर्ग खुद पहुंचाता है, जैसे कर्मचारियों का शोषण, पर्यावरण को नुकसान, टैक्स चोरी, उसे या तो अपराध माना ही नहीं जाता या बहुत हल्के में लिया जाता है। इसी को वो सफेद पोश अपराध या कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनके हिसाब से अपराध के ज्यादातर कारण पूंजीवादी व्यवस्था की असमानताओं में ही छुपे हैं। बिल्कुल। वो कहता है कि पूंजीवाद खुद ही क्रिमिनोजेनिक है,
यानी अपराध पैदा करने वाला। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, लालच और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ये गरीबों को जीवित रहने के लिए अपराध करने पर मजबूर कर सकता है। ये अमीरों को और ज्यादा मुनाफे के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, और ये विज्ञापन के जरिए ऐसी जरूरतें पैदा करता है जिन्हें सब पूरा नहीं कर सकते, जिससे फ्रस्ट्रेशन और अपराध बढ़ता है। तो समाधान क्या है मार्क्सवादियों के हिसाब से? पारंपरिक मार्क्सवादियों के अनुसार असली समाधान तो पूंजीवाद को खत्म करके एक साम्यवादी समाज बनाना है, जहां निजी संपत्ति और वर्ग भेद नहीं होंगे, तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि इस विचार की बहुत आलोचना हुई है। क्या वाकई साम्यवादी देशों में अपराध खत्म हो गया था? नहीं, और ये सिद्धांत अपराध के गैर आर्थिक पहलुओं जैसे लिंग या नस्ल आधारित अपराधों को ठीक से नहीं समझाता। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही सरल लगता है। शायद इसीलिए बाद में न्यू मार्क्सिस्ट और रेडिकल क्रिमिनोलॉजी जैसे विचार आए। हाँ, 1970 के दशक में नियो मार्क्सिस्ट जैसे कि द न्यू क्रिमिनोलॉजी किताब के लेखक इयन टेलर, पॉल वॉल्टन और जॉक यंग ने पारंपरिक मार्क्सवाद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद ज्यादा ही नियतिवादी है, डिटर्मिनिस्टिक है। ये मानता है कि गरीबी सीधे अपराध की ओर ले जाती है। नियो मार्क्सिस्ट मानते हैं कि लोग सिर्फ आर्थिक दबावों के शिकार नहीं होते, बल्कि उनके पास चुनने की क्षमता होती है, एजेंसी होती है। अपराध अक्सर एक सचेत राजनीतिक क्रिया हो सकती है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह, भले ही वो संगठित ना हो। अच्छा, तो ये अपराध को थोड़ा ज्यादा मायने दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक फुली सोशल थ्योरी ऑफ डिवियंस का प्रस्ताव रखा, जिसमें विचलन के व्यापक सामाजिक कारण जैसे पूंजीवाद की संरचना के साथ साथ विचलन के तात्कालिक कारण व्यक्ति की स्थिति, विचलन के कार्य का मतलब और उस पर समाज की प्रतिक्रिया, लेबलिंग आदि सबको एक साथ देखना जरूरी है। ये एक ज्यादा जटिल और समग्र दृष्टिकोण था, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई कि ये अपराध को ज्यादा ही रोमांटिक बना देता है, जैसे कि सारे अपराधी रॉबिन हुड हों। अब आते हैं रियलिस्ट अप्रोच पर। ये शायद अपराध को एक वास्तविक समस्या की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ एक सामाजिक निर्माण या राजनीतिक बयान। इसमें लेफ्ट रियलिज्म और राइट रियलिज्म है। पहले लेफ्ट रियलिज्म की बात करते हैं। हाँ, लेफ्ट रियलिज्म 1980 के दशक में उभरा, खासकर ब्रिटेन में। इसके प्रमुख विचारकों में जॉक यंग, जॉन ली और रॉजर मैथ्यूज शामिल हैं। ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेकिन मानते थे कि अपराध, खासकर स्ट्रीट क्राइम, एक गंभीर समस्या है जिससे सबसे ज्यादा पीड़ित वर्किंग क्लास, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय ही होते हैं। इसे सिर्फ अमीरों का बनाया हुआ मुद्दा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये अपराध को सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अपराध के कारणों को समझने के लिए हमें 3 चीजों को देखना होगा: रिलेटिव डेप्रिवेशन, मार्जिनलाइजेशन और सबकल्चर। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब है कि लोग खुद को दूसरों की तुलना में कितना वंचित महसूस करते हैं। आज मीडिया और उपभोक्तावाद के जमाने में गरीब लोग भी अमीरों की जीवन शैली देखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो वैध तरीकों से उसे हासिल नहीं कर सकते, तो उनमें असंतोष और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ये जरूरी नहीं कि वो निरपेक्ष रूप से गरीब हों, बल्कि सापेक्ष रूप से वंचित महसूस करना ज्यादा मायने रखता है। यानी दूसरों को देखकर जलन या कमी महसूस करना। हाँ, एक तरह से। दूसरा है मार्जिनलाइजेशन, जब कुछ समूहों को समाज में आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उनके पास अपनी बात रखने या स्थिति सुधारने के लिए कोई वैध साधन नहीं बचते, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हिंसा या अपराध का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा है सब कल्चर। लेफ्ट रियलिस्ट भी मानते हैं कि अपराध से निपटने के लिए लोग समूह या सब कल्चर बनाते हैं, लेकिन वो कोहेन की तरह इसे सिर्फ मिडिल क्लास मूल्यों की प्रतिक्रिया नहीं मानते, बल्कि रिलेटिव डिप्राइवेशन और मार्जिनलाइजेशन से उपजी एक रणनीति मानते हैं। तो लेफ्ट रियलिस्ट समाधान क्या सुझाते हैं? वो सिर्फ सजा बढ़ाने के बजाय अपराध के मूल कारणों पर ध्यान देने की बात करते हैं, जैसे असमानता कम करना, समुदायों को सशक्त बनाना, पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाना ताकि लोग पुलिस पर भरोसा करें और अपराध रोकने में मदद करें। वो मल्टी एजेंसी अप्रोच की बात करते हैं। जॉक यंग ने बाद में एक्सक्लूसिव सोसाइटी और बुलिमिया जैसे कॉन्सेप्ट भी दिए थे ना? हाँ,
ज़ॉक यंग ने बाद के अपने काम में तर्क दिया कि लेट मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न समाज ज्यादा अस्थिर, असुरक्षित और एक्सक्लूसिव, बहिष्कार करने वाला होता जा रहा है। एक तरफ तो उपभोक्ता संस्कृति सबको शामिल करने, इंक्लूजन का सपना दिखाती है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती असमानता और असुरक्षा लोगों को बाहर, एक्सक्लूजन धकेलती है। इसे उन्होंने बुलिमिया से जोड़ा, यानी एक साथ अंदर लेना और बाहर फेंकने की प्रक्रिया। इससे समाज में गुस्सा, निराशा और अपराध बढ़ता है। अपराध नियंत्रण के तरीके भी ज्यादा दंडात्मक और विभाजनकारी होते जा रहे हैं। ये तो आज के समाज की काफी सटीक तस्वीर लगती है। अब इसके विपरीत राइट रियलिज्म क्या कहता है? ये विचारधारा अमेरिका और ब्रिटेन में खासकर थैचर और रीगन के दौर में काफी प्रभावशाली थी। हाँ, राइट। रियलिस्ट अपराध के कारणों को समाज की संरचनात्मक समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता में नहीं ढूंढते, वो व्यक्ति की नैतिकता, अनुशासन की कमी और गलत चुनाव को जिम्मेदार मानते हैं। इनके मुख्य विचारकों में जेम्स क्यू विल्सन और चार्ल्स मरे शामिल हैं। इनके 3 मुख्य तर्क हैं। क्या है वो? पहला, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ राइट रियलिस्ट मानते हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिक या बायोलॉजिकल रूप से अपराध करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जैसे ज्यादा आक्रामकता या कम बुद्धिमत्ता। हालांकि ये विचार बहुत विवादास्पद है। दूसरा, अपर्याप्त समाजीकरण और अंडर क्लास। जैसा हमने पहले बात की, मरे जैसे विचारक कहते हैं कि परिवार, खासकर सिंगल पेरेंट परिवार और समुदाय, बच्चों को सही मूल्य और अनुशासन सिखाने में नाकाम हो रहे हैं। इससे एक अंडर क्लास पैदा हो रहा है जो अपराध की ओर ज्यादा प्रवृत्त है। तीसरा, रैशनल चॉइस थ्योरी। ये मानते हैं कि अपराधी बेवकूफ या मजबूर नहीं होते, वो अपराध करने का फैसला सोच समझकर करते हैं। वो देखते हैं कि अपराध करने के फायदे, जैसे पैसा मिलना, क्या है और उसकी लागत, जैसे पकड़े जाने का डर, सजा क्या है। अगर उन्हें लगता है कि फायदा ज्यादा है और पकड़े जाने का रिस्क कम है, तो वो अपराध करते हैं। तो ये मान रहे हैं कि अपराधी एक तरह से कैलकुलेशन करता है। हाँ, इसीलिए राइट रियलिस्ट समाधान के तौर पर अपराध के मूल कारणों पर जाने के बजाय अपराध को मुश्किल और जोखिम भरा बनाने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सजा सख्त होनी चाहिए, पुलिस की मौजूदगी बढ़ानी चाहिए और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। छोटी छोटी अव्यवस्थाओं जैसे टूटी खिड़कियां, गंदगी, इसे ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहते हैं, पर भी सख्ती से निपटना चाहिए ताकि ये संदेश जाए कि कोई भी नियम तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एकदम अलग अप्रोच है लेफ्ट रियलिज्म से। ये नियंत्रण और सजा पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, इनकी नीतियों का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन आलोचना भी होती है कि ये सिर्फ अपराध के लक्षणों को दबाते हैं, मूल कारणों को नहीं छूते, और इससे जेलों की आबादी बहुत बढ़ जाती है, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों की। ये दोनों रियलिस्ट अप्रोचेस यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर अपराध नियंत्रण नीतियों को समझने के लिए। अब थोड़ा वैश्वीकरण और अपराध के बदलते स्वरूप पर आते हैं। लेकिन इसने अपराध के नए अवसर और नए रूप भी पैदा किए हैं। अब अपराध राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब ग्लोबल नेटवर्क के जरिए होते हैं। इन्हें रोकना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। और वैश्वीकरण ने असमानता भी बढ़ाई है, जिसका जिक्र लेफ्ट रियलिस्ट करते हैं। बिल्कुल, ग्लोबल पूंजीवाद ने कुछ देशों और कुछ लोगों को बहुत अमीर बनाया है, तो बहुत से लोग पीछे छूट गए हैं। इससे रिलेटिव डिप्राइवेशन बढ़ा है। साथ ही बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन ने हर चीज को खरीद फरोख्त की वस्तु बना दिया है, जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और अपराध को बढ़ावा मिला है। डिक हॉब्स और कॉलिन डनिंघम ने ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की है। ये क्या है? हाँ, ग्लोकल मतलब ग्लोबल और लोकल का मिश्रण। हॉब्स और डनिंघम का तर्क है कि आज का संगठित अपराध पुराने माफिया जैसा सेंट्रलाइज्ड और हायरार्कल नहीं रहा है। अब ये ज्यादा लचीला, नेटवर्क आधारित है। इसमें लोकल अपराधी ग्लोबल नेटवर्क से जुड़कर काम करते हैं। जैसे कोई लोकल ड्रग डीलर किसी इंटरनेशनल कार्टेल से माल लेता है। ये नेटवर्क जरूरतों के हिसाब से बनते बिगड़ते रहते हैं। इसे उन्होंने एंटरप्राइज कल्चर कहा है अपराध में। अच्छा, मतलब अपराध भी अब ज्यादा बिजनेस जैसा हो गया। अब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स और अपराध के संबंध पर आते हैं, जैसे रेस, एथनिसिटी और क्राइम। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है।
हाँ, बहुत संवेदनशील और जटिल। ऑफिशियल आंकड़े अक्सर दिखाते हैं कि कुछ एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स का अपराध दर में ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा लोग आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल होते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये वाकई ज्यादा अपराध करते हैं या फिर पुलिस और न्याय व्यवस्था उनके प्रति ज्यादा पक्षपाती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कई दृष्टिकोण हैं। एक तो वही लेफ्ट रियलिस्ट वाला तर्क है, मार्जिनलाइजेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन। दूसरा लेबलिंग थ्योरी और फिनोमिनोलॉजी का तर्क है, पुलिस स्टीरियोटाइपिंग और संस्थागत नस्लवाद, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म के कारण इन ग्रुप्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है, उनके पकड़े जाने और सजा पाने की संभावना ज्यादा होती है। न्यू मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण से पॉल गिलरॉय जैसे विचारकों ने तर्क दिया है कि ब्लैक क्राइम कई बार उपनिवेशवाद और नस्लवाद के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिरोध का रूप होता है, भले ही वो चेतन रूप से न हो। इसे उन्होंने मिथ ऑफ ब्लैक क्रिमिनलिटी कहा है। तो कोई एक सीधा जवाब नहीं है, ये संरचनात्मक कारक, सांस्कृतिक कारक और न्याय व्यवस्था के कामकाज सबका मिला जुला परिणाम है। और जेंडर और क्राइम के बारे में क्या? आंकड़े तो दिखाते हैं कि पुरुष महिलाओं से कहीं ज्यादा अपराध करते हैं। ऐसा क्यों? हिंसक अपराध पुरुष ही करते हैं। इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक तो है सेक्स रोल थ्योरी। ये मानती है कि पारंपरिक समाजीकरण में पुरुषों को ज्यादा आक्रामक, जोखिम लेने वाला और बाहरी दुनिया में सक्रिय होना सिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को घरेलू, देखभाल करने वाली और विनम्र भूमिकाओं में ढाला जाता है। ये अंतर उनके अपराध करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। लेकिन क्या समाज बदलने के साथ ये बदल रहा है? फ्रेडा एडलर की लिबरेशन थीसिस थी ना। हाँ, एडलर ने 1970 के दशक में तर्क दिया था कि जैसे जैसे महिलाएं पितृसत्ता से मुक्त होंगी, शिक्षा और रोजगार में पुरुषों की बराबरी करेंगी, वैसे वैसे उनके अपराध करने के पैटर्न भी पुरुषों जैसे होते जाएंगे। मतलब महिला अपराध बढ़ेगा, खासकर व्हाइट कॉलर क्राइम। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है, महिला अपराध दर थोड़ी बड़ी है, लेकिन आज भी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। और ज्यादातर महिला अपराधी छोटे मोटे प्रॉपर्टी क्राइम या ड्रग से जुड़े अपराधों में शामिल होती हैं। तो लिबरेशन थीसिस पूरी तरह सही साबित नहीं हुई? नहीं, कई फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि महिला अपराध अक्सर उनकी गरीबी, शोषण और दुर्व्यवहार के अनुभवों से जुड़ा होता है, ना कि उनकी मुक्ति से। पैट कार्लिन ने इस पर काम किया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है चिवेलरी थीसिस। ये मानती है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था, जो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान है, महिलाओं के प्रति ज्यादा नरम रवैया अपनाती है, उन्हें भली या कमजोर मानकर छोड़ देती है या कम सजा देती है। इसलिए उनके अपराध आंकड़े कम दिखते हैं। हालांकि इस पर भी बहस है। और पुरुषों के अपराध करने के पीछे मैस्कुलिनिटी या पुरुषत्व की क्या भूमिका है? जेम्स मेसरश्मिट का काम है इस पर। हाँ, मेसरश्मिट कहते हैं कि पुरुषत्व कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई तरह का होता है। लेकिन समाज में एक हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी यानी प्रभावी पुरुषत्व का आदर्श होता है, जैसे ताकतवर होना, कमाना, कंट्रोल रखना, महिलाओं पर अधिकार जताना। सभी पुरुष इस आदर्श को हासिल नहीं कर पाते, तो वो अपराध को एक जरिया बनाते हैं अपनी मर्दानगी साबित करने का। खासकर वर्किंग क्लास के लड़के, जिनके पास वैध तरीके जैसे अच्छी नौकरी कम होते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम या हिंसा के जरिए अपनी ताकत दिखाते हैं। और मिडिल क्लास के पुरुष शायद व्हाइट कॉलर क्राइम के जरिए अपना दबदबा और सफलता साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अपराध डूइंग जेंडर या पुरुषत्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका बन जाता है। साइमन विनलो ने भी बैड फेलाज नाम की स्टडी में कुछ ऐसा ही दिखाया है ना। हाँ, विनलो ने नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में बाउंसर्स पे स्टडी की। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारी उद्योगों के खत्म होने के बाद, जहां पारंपरिक मर्दाना पहचान काम से जुड़ी थी, इन पुरुषों ने नाइट क्लब इकॉनमी में हिंसा और अपराध के जरिए अपनी नई मर्दाना पहचान बनाई। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक बदलाव और पुरुषत्व की बदलती धारणाएं अपराध से जुड़ी हो सकती हैं। तो जेंडर एक बहुत जरूरी आयाम है अपराध को समझने के लिए। अब कुछ और नए दृष्टिकोणों पर आते हैं, जैसे सोशियो स्पेशल क्रिमिनोलॉजी। सोशियो स्पेशल क्रिमिनोलॉजी ये क्या है? ये अपराध को स्थान या स्पेस के संदर्भ में देखती है। मतलब अपराध कहाँ होता है, क्यों होता है और उस जगह की बनावट और माहौल का अपराध पर क्या असर पड़ता है। जैसे शिकागो स्कूल ने पहले जोनल थ्योरी दी थी कि शहर के कुछ खास इलाकों में अपराध दर ज्यादा होती है। आधुनिक सोशियो स्पेशल क्रिमिनोलॉजी GIS मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके क्राइम हॉटस्पॉट्स का विश्लेषण करती है। ये रूटीन एक्टिविटी थ्योरी जैसी थ्योरी से भी जुड़ती है,
जो कहती है कि अपराध तब होता है जब एक प्रेरित अपराधी, एक उपयुक्त लक्ष्य और एक सक्षम संरक्षक की अनुपस्थिति एक ही समय और स्थान पर मिलते हैं। तो ये अपराध की रोकथाम के लिए व्यवहारिक सुझाव दे सकती है, जैसे किसी इलाके की डिजाइन बदलकर या पुलिस गश्त बढ़ाकर। हाँ, बिल्कुल। एक और दिलचस्प नया क्षेत्र है कल्चरल क्रिमिनोलॉजी। ये अपराध को संस्कृति, मीडिया और अर्थ के नजरिए से देखती है। संस्कृति और अपराध कैसे? कल्चरल क्रिमिनोलॉजिस्ट जैसे जेफ फरेल कहते हैं कि अपराध सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये अक्सर रोमांच, स्टाइल, पहचान और प्रतिरोध से जुड़ा होता है। वो देखते हैं कि कैसे मीडिया अपराध को सनसनीखेज बनाता है, कैसे कुछ सब कल्चर्स जैसे ग्राफिटी आर्टिस्ट, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जानबूझकर नियमों को तोड़ते हैं और उसमें एक तरह का रोमांच और अर्थ ढूंढते हैं। अपराध एक सांस्कृतिक प्रदर्शन बन जाता है। तो ये अपराध के भावनात्मक और प्रतीकात्मक पहलुओं पर जोर देते हैं। हाँ, वो अपराध के अध्ययन में एथनोग्राफी जैसे गुणात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपराधियों के अनुभवों और उनके नजरिए को समझा जा सके। अब तक हमने अपराधियों और अपराध के कारणों पर बात की, लेकिन अपराध का एक और अहम पहलू है पीड़ित, विक्टिम्स ऑफ क्राइम। विक्टिमोलॉजी इसी पर ध्यान देती है। अब पहले क्रिमिनोलॉजी में पीड़ितों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब विक्टिमोलॉजी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये स्टडी करती है कि कौन लोग ज्यादा पीड़ित बनते हैं, क्यों बनते हैं, अपराध का उन पर क्या असर होता है और उन्हें न्याय प्रणाली से कैसी मदद मिलती है। विक्टिम सर्वेज ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, जिन्होंने दिखाया है कि अपराध का शिकार होना कितना आम है। कौन लोग ज्यादा पीड़ित बनते हैं? क्या कोई पैटर्न है? हाँ, कुछ पैटर्न हैं, हालांकि वो जटिल हैं, जैसे कि गरीब, युवा, अल्पसंख्यक समुदाय और शहरों में रहने वाले लोगों के कुछ खास तरह के अपराधों जैसे स्ट्रीट क्राइम का शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है। दिलचस्प बात यह है कि जो समूह अपराधियों में ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे युवा, पुरुष, गरीब, वही अक्सर पीड़ितों में भी ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं। अपराध अक्सर एक ही सामाजिक समूह के भीतर होता है। महिलाओं के यौन हिंसा और घरेलू हिंसा का शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है। बुजुर्ग लोग धोखाधड़ी का शिकार ज्यादा हो सकते हैं। पीड़ितों पर अपराध का क्या असर होता है? असर बहुत गहरा हो सकता है। शारीरिक चोट, आर्थिक नुकसान, मनोवैज्ञानिक आघात जैसे डर, चिंता, डिप्रेशन, पीटीएसडी, सामाजिक अलगाव, न्याय प्रणाली से मिलने वाला अनुभव भी उनके लिए दोबारा तकलीफ दे, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो सकता है। तो पीड़ितों की मदद के लिए क्या किया जा रहा है? अब पीड़ितों के अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्हें मुआवजा, काउंसलिंग और न्याय प्रक्रिया में ज्यादा भागीदारी देने की कोशिशें हो रही हैं। रेस्टोरेटिव जस्टिस जैसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जहां पीड़ित और अपराधी को आमने सामने लाकर नुकसान की भरपाई और सुलह की कोशिश की जाती है। ये एक जरूरी बदलाव है। अब कुछ और आधुनिक सिद्धांतों की बात करते हैं। ट्रांसग्रेसिव क्रिमिनोलॉजी, ये क्या है? ट्रांसग्रेसिव क्रिमिनोलॉजी अपराध की पारंपरिक परिभाषाओं से आगे जाती है। ये कहती है कि हमें सिर्फ कानून तोड़ने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर उस कार्य पर ध्यान देना चाहिए जो किसी तरह का नुकसान पहुंचाता हो, भले ही वो गैरकानूनी ना हो। इसमें जिमियोलॉजी यानी नुकसान का अध्ययन शामिल है। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन, पर्यावरण को नुकसान, कॉर्पोरेट लापरवाही, राज्य द्वारा किया गया नुकसान, स्टेट क्राइम, इन सब को अपराध के दायरे में लाना चाहती है। तो ये अपराध की परिभाषा को बहुत फैला देती है। हाँ, इसका उद्देश्य उन शक्तिशाली लोगों और संस्थाओं को जवाबदेह बनाना है जो अक्सर कानूनी परिभाषाओं से बच निकलते हैं पर समाज को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिर में पोस्ट मॉडर्निज्म और क्रिमिनोलॉजी, उत्तर आधुनिकतावाद का क्या कहना है उस बारे में? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिमिनोलॉजी किसी एक ग्रैंड थियोरी जैसे मार्क्सवाद या फंक्शनलिज्म को खारिज करती है। वो मानती है कि ज्ञान और सत्य सापेक्ष होते हैं और भाषा तथा डिस्कोर्स वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वो अपराध और न्याय की अवधारणाओं को ही विखंडित करते हैं। वो पूछते हैं कि अपराध या न्याय का मतलब क्या है और ये मतलब कैसे सत्ता संबंधों से जुड़ा है। वो विविधता, अनिश्चितता और नियंत्रण के सूक्ष्म तरीकों जैसे निगरानी, सर्वेलेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि अपराध का कोई एक कारण या एक समाधान नहीं है। तो ये काफी अमूर्त और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। हाँ, इसकी आलोचना होती है कि ये कोई ठोस समाधान नहीं देता, लेकिन ये हमें अपराध और न्याय के बारे में हमारी बुनियादी समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। वाह, तो हमने अपराध और विचलन पर कितने सारे अलग अलग नजरिए देखे, फंक्शनलिज्म से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल विषय है। बिल्कुल, कोई भी एक सिद्धांत पूरी कहानी नहीं बताता। हर सिद्धांत पहेली का एक टुकड़ा दिखाता है। अपराध को समझने के लिए हमें सामाजिक संरचना, संस्कृति, व्यक्तिगत चुनाव,
सामाजिक प्रतिक्रिया, शक्ति संबंध, स्थान, जेंडर, एथेनिसिटी, इन सबको एक साथ देखना होगा। तो चलिए इस लंबी और गहरी चर्चा के कुछ मुख्य टेकअवेज या प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर उपयोगी होंगे। जरूर। पहला, विचलन सिर्फ नकारात्मक नहीं होता। ये सामाजिक मानदंडों से अलग हटना है, जो सकारात्मक या तटस्थ भी हो सकता है। अपराध इसका एक कानूनी रूप से परिभाषित हिस्सा है। दूसरा, फंक्शनलिस्ट जैसे दुर्खीम मानते हैं कि अपराध समाज के लिए कुछ जरूरी कार्य करता है, जैसे नियम स्पष्ट करना और एकता बढ़ाना। मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी बताती है कि लक्ष्यों और साधनों के बीच का तनाव अपराध पैदा कर सकता है। तीसरा, सब कल्चरल थ्योरीज जैसे कोएन, क्लोवर्ड, ओहलिन बताती हैं कि कैसे समूह मिलकर विचलन के अपने तरीके विकसित करते हैं। चौथा, लेबलिंग थ्योरी बेकर, लेमर्ट इस बात पर जोर देती है कि विचलन सामाजिक प्रतिक्रिया और लेबल लगाने की प्रक्रिया से बनता है और ये सेकेंडरी डेविएशन को जन्म दे सकता है। पांचवां, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कानून और अपराध को वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी हितों से जोड़कर देखता है और सफेद पोश अपराध की अनदेखी पर सवाल उठाता है। नियो मार्क्सिस्ट इसमें व्यक्ति की भूमिका को भी शामिल करते हैं। छठा, रियलिस्ट अप्रोच लेफ्ट और राइट अपराध को एक गंभीर समस्या मानकर उसके कारणों और नियंत्रण के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं, हालांकि उनके तरीके अलग-अलग हैं। सातवां, वैश्वीकरण ने अपराध के नए रूप जैसे ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर क्राइम पैदा किए हैं और असमानता बढ़ाई है, जिससे अपराध प्रभावित हुआ है। आठवां, एथनिसिटी, जेंडर और अपराध के बीच का संबंध जटिल है और इसमें सामाजिक संरचना, भेदभाव और सांस्कृतिक कारक तीनों भूमिका निभाते हैं। पुरुषत्व, मस्क्युलैनिटी की अवधारणा पुरुषों के अपराध को समझने में मदद करती है। नौवां, नए दृष्टिकोण जैसे सोशियोस्पेशियल, कल्चरल, ट्रांसग्रेसिव और पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी अपराध को स्थान, संस्कृति, नुकसान और डिस्कोर्स के संदर्भ में देखते हैं, पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। और 10वां, विक्टिमोलॉजी अपराध के पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करती है, उनके अनुभवों और जरूरतों को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस अध्याय से निकल कर आती हैं। ये वाकई एक जबरदस्त और बहुत जानकारी भरी चर्चा रही। उम्मीद है सुनने वालों को, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, अपराध और विचलन जैसे जटिल विषय को समझने में काफी मदद मिली होगी। ये सारे सिद्धांत और अवधारणाएं न सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बल्कि जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 4 एथिक्स और निबंध के लिए भी बेहद प्रासंगिक है। हाँ, समाज की कार्यप्रणाली, असमानता, न्याय और नैतिकता जैसे मुद्दों को समझने के लिए ये बुनियाद का काम करते हैं। बिल्कुल, तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने सफेद पोश अपराध और स्ट्रीट क्राइम की बात की। क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम इन दोनों से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम शायद हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर और विचार करने की जरूरत है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे दोबारा जरूर सुने ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह याद हो जाएं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।